2016 के अंदर मैं अपना पहला एसीसीए का मैनुअल एग्ज़ाम देने के लिए लाहौर के एग्ज़ामिनेशन सेंटर में गया। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ क्या देखता हूँ कि 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स तकरीबन वो उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आए हैं। उस दिन F6 का और P6 का एग्ज़ाम था। जो 3 हॉल्स थे और वो सारे भरे हुए थे। फिर ऊपर वाली मंजिल भी थी। तो जब एग्ज़ामिनेशन का हमारा आगाज़ हुआ और पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहला जो मुझे ख़्याल आया वो था कि ये सारे लोग भी एसीसी का एग्ज़ाम देने आए हैं और 30% पास रेशो है। 70% लोग जो है वो फेल करते हैं ग्लोबल, अगर ऑन एवरेज रेट्स की बात की जाए, पासिंग रेट्स की। तो ये सारे भी पास करना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ दैट प्रोबेबिलिटी कि मैं उस 30% में आऊँगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू फेल एंड आई एम गोइंग टू fall into that 30% category. What are the odds? Odds are pretty much low. And then that held me from attempting my even reading the first requirement. I couldn't even read the first requirement because I was just so overwhelmed with this fear, because that was my first time sitting in big hall with all of these students in my first manual ACCA एग्ज़ाम। तो एक ओवरवेलमिंग सी कैफियत थी। मैंने अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप, ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि आप इन सारों को भूल जाओ। आपका ये काम नहीं है कि एसीसी का जो एग्जामिनर है वो आपको इसलिए फेल कर देगा क्योंकि उन्होंने 70% लोगों को फेल करना था और 30% को पास करना था। ये परेशानी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछकर इस तरीके से खुद को कन्विंस किया कि क्या, तो फिर मैंने, अच्छा, इसका भी मैंने रिबटल खुद को ये दिया कि क्या हर दफ़ा ऐसा होता नहीं है कि 30-40% लोग पास करते हैं, बाकी सारे फेल होते हैं। तो वो री हो गया फियर। तो मैं जो ही पहली रिक्वायरमेंट पढ़ता था फिर घबरा जाता था और वहीं पर रुक जाता था और फिर इर्द गिर्द देखने लगता था और मैं आई वॉज नॉट एबल टू जस्ट गेट स्टार्टेड। आई हैड डन ऑल दी प्रैक्टिस, सारी मैंने प्रेप की हुई थी, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए थे किट के, और क्लास में भी मैं बहुत अच्छा था, मुझे एतमाद था अपनी एबिलिटी के ऊपर कि मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन किसी तरह मैं पेपर का आगाज़ कर ही नहीं पा रहा था, मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा था पेपर। वो तो बाद की बात है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो ये चीज़ मुझे कॉन्स्टेंटली होल्ड बैक कर रही थी। ये मेरा एक प्रॉब्लम था उस वक्त पहले सीसी के एग्ज़ाम में। आज तक मुझे ये स्टोरी याद है और मैं ये बाकी दोस्तों को भी सुनाता हूँ। तो मैंने अपने आप को फिर ये कहा कि देखो, अगला क्वेश्चन मैंने अपने आप से ये पूछा कि क्या आईसीसीए का एग्जामिनर कुछ स्टूडेंट्स को वो पास होंगे लेकिन जानबूझकर फेल कर देगा क्योंकि उन्होंने ये एक रेट मेंटेन करना है? तो उसका जवाब मैंने खुद ही दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जानबूझकर फेल तो ये इसकी कोई चांसेस नहीं है। ये ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई इस तरह का काम, इस तरह का कोई सेटअप है कि उन्होंने 30% को जानबूझ के सिर्फ 30% को पास करना है और बाकी को उन्होंने नो मैटर वट उन्होंने उनको फेल करना है। अगर ऐसा नहीं है, then stop worrying about others and just attempt your paper because that's what in your control, nothing else is in your control। कोई और चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, तो इस पेपर को सॉल्व करो। एंड देन आई कुड केयर लेस के व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, एंड आई जस्ट गॉट स्टार्टेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश द होल एग्जाम विद इन टाइम, विद इन 3 आवर्स। तो जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास था। फिर मैं अपने दोस्तों को पूछता था कि जो फेल होते थे कि आपने कितने परसेंट पेपर अटेम्प्ट किया है, और इसके अंदर सारा राज छुपा हुआ है। मैं पूरे एसीसीए के अंदर हमेशा फेल होने वाले स्टूडेंट से ये एक सवाल पूछता था, जिसने 48 पे फेल किया या 45 पे फेल किया, उनसे मैं, या 40 पे फेल किया, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था। इस एक सवाल के जवाब के अंदर ये तमाम राज छुपा होता था कि एसीसी के एग्जाम्स हम पास कैसे करें। अगर हम उस कॉज को ही नहीं पकड़ेंगे जिस वजह से फेल हो रहे हैं, तो हम उसको क्योर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक ही सवाल पूछता था, वो ये सवाल ये होता था कि आपने 100 में से कितने परसेंट पेपर सॉल्व किया, कितने परसेंट अटेम्प्ट कर पाए आप? तो उनका जवाब जो होता था वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता था। 80% सॉल्व किया, किसी ने 70%, 75%, किसी ने तो 60% हार्डली पेपर सॉल्व किया होता था। और ये सारा फंडामेंटल लेवल जो अब नॉलेज लेवल कहलाता है और प्रोफेशनल लेवल, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं उनसे पूछा था कि जो फॉलोअप क्वेश्चन होता था वो ये होता था कि आपने फेल कितने पे किया? फेल किया उसने 45 पे, 40 पे, 48 पे। तो अब मैं उनसे ये कहता था कि आपको समझ आ रही है, अगर आप वो जो रिमेनिंग 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पाते तो क्या आपके 2 नंबर भी नहीं आते? ये 2 नंबर तो आपके आ जाते उस 25 नंबर में से। तो सारा का सारा राज इसमें छुपा हुआ है कि 100% पेपर को सॉल्व करना। दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इट इज, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज। जितने स्टूडेंट्स भी आप उनसे ये पूछ कर देख ले जो फेल होते हैं कि आपने सॉल्व कितना किया, 75%, 70%, 80%, 85%।
फेल कितने पे हुए? 45, 46, 47, 48, 49। तो क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर भी नहीं आते उस 25 नंबर जो आप छोड़ के आए या 20 नंबर छोड़ के आए? तो अब मसला क्या है कि हम क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाते? इसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम के अंदर हमें टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का या 3 एंड हाफ आवर्स का, और उसमें हमें एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करना है। अब हमने अगर क्लासेस अटेंड किए हैं और तमाम कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं, हम कभी भी 3 घंटे में उतने सवाल हल नहीं कर सकते, चाहे हमें उन सारों के आंसर आते भी हों। मिसाल के तौर पे मैं उनसे ये भी पूछता था फिर कि क्या वो जो आप रिमेनिंग पोर्शन छोड़ के आए वो इस वजह से छोड़ के आए कि टाइम आउट हो गया था या आपको आता नहीं था? तो 99.9% का जवाब यही होता था कि हम उसको सॉल्व कर सकते थे, कुछ ना कुछ तो करके ही आते, लिख के आते, ऐसा तो नहीं है, टाइम आउट हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में आपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, और ये कभी भी नहीं हो सकता अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल से पहले, एग्जाम वाले दिन से पहले उस सिचुएशन को इमिटेट नहीं किया, उस सिनेरियो को आपने उस सिनेरियो को आपने क्रिएट करके उसमें से आप गुजरे नहीं हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता था, एसीसी के एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मैं बाकायदा टाइमर लगाता था। मिसाल के तौर पे 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर टाइमर लगाता था और मैं उस टाइम के अंदर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता था। अब ये टाइमर लगाने का ये मतलब नहीं है कि मैंने अचानक एक केस स्टडीज़, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने केस स्टडी को ओपन किया और उसकी मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी और अब मैंने जनाब टाइमर लगा दिया और अब मैंने उसको सॉल्व करना, नहीं। यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। केस स्टडी को पढ़ें, केस स्टडी को पढ़ने के बाद उसके आंसर को देखें और देन ट्राई टू मेक सेंस इन योर माइंड के वुड यू हैव थॉट ऑफ ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स दैट यू आर रीडिंग इन द आंसर, क्या आपने भी यही सोचे होते और क्या आपको सही समझ आ गई थी रिक्वायरमेंट की? एंड इफ यू वर रॉन्ग देन ट्राई टू करेक्ट योर सेल्फ, ओके दिस इज वट आई थॉट बट दिस इज वट इट इज, एंड देन रिकनसाइल इट एंड देन form a shape in your brain, okay, this is how these points are relevant to this requirement and this is how these answers are extracted or derived from this case study which I just went through. And that exercise would do a thing in your brain that would then allow you to then create your own points, and when you are writing down those answers then develop those answers on the go. तो केस स्टडी को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने उसको ज़ुबानी एक ही गो में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जब मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना है उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब यह है कि आप आंसर्स को पढ़ें, अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद अब वो हो गया कंप्यूटर बेस्ड, तो अब आप कंप्यूटर पे उसकी प्रैक्टिस करें लिखने की। जब आप एक्चुअली में जब आप रेडी हो जाएं कि अब मैंने आंसर पढ़ लिया, मुझे सारे की समझ आ गया, तो अब मैं इसको लिखूंगा, अब मैं इसको टाइप करूंगा, तो उस वक्त आप टाइमर लगा लें। 25 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 25 मिनट्स का टाइमर लगा लें और उसको टाइप करना शुरू करें। और फिर जब आप उसको लिख लें तो देखें, जब आप उसको टाइप कर लें तो अब देखें कि क्या आपने 25 मार्क्स के दौरान, तो ये एग्ज़ाम से पहले उस एग्ज़ाम वाली सिचुएशन को रिक्रिएट करना पड़ेगा और रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑन गॉड्स ग्रीन अर्थ ये पॉसिबल ही नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर जाके आप 100% अटेम्प्ट कर लें और जबकि आपने प्रैक्टिस करके उसे, इस चीज़ की प्रैक्टिस की नहीं हुई और एग्ज़ाम में 100% आपको सारा कुछ आता होगा, क्योंकि आने के लिए, समझ आने के लिए आपके पास दिमाग होना ज़रूरी है। दिमाग तो आपके पास है, तो कंसेप्ट तो आपको जब पढ़ाए गए सारे समझ आ गए, लेकिन दिमाग होने का मतलब ये नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि अब आप उसकी रिटन प्रैक्टिस आप उसको स्पेसिफिक टाइम में भी लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। समझ आ गई है आपको? क़यामत तक का अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो श्योर आप फिगर आउट कर ही लेंगे। अगर इनफिनिट टाइम एक बंदर को भी दिया जाए देन इवेंचुअली यस देयर इज पॉसिबिलिटी के दैट बंदर वुड कम अप विद अ शेक्सपियर्स पोएम, वी एक्सेप्ट दैट। लेकिन रिस्ट्रेन टाइम के अंदर उसको अटेम्प्ट करने के लिए उस प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एसीसीए के पेपर्स को आप पहली अटेम्प्ट में पास करें तो ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सिनेरियो को आप क्रिएट करें और उसकी प्रैक्टिस करें और उसकी चंक्स में प्रैक्टिस करें, एक ही गो में नहीं कि पूरे केस स्टडी को पूरे 3 आवर्स के आपने पेपर को टाइमर लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी, नहीं। एक क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट को, उसके जितने मार्क्स हैं 7, 8, 10 मार्क्स की वो रिक्वायरमेंट है, तो उसको प्रैक्टिस करें टाइमर लगा के। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर देखें और अब उसकी प्रैक्टिस करें 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर। तो इस तरह चंक्स के अंदर उनकी प्रैक्टिस करें, देन दैट वुड बिल्ड दैट एबिलिटी विद इन यू टू देन सॉल्व द होल पेपर in the exam scenario, in that real life
situation where you would be examined. So this is how I passed all of my ACCA exams in first attempt, by practicing, by doing written practice. But nowadays they are computer based, so you have to do typing, you have to be good at typing, and with practice you can be good at anything. So you just got to get started, and as soon as you get started then things start becoming easier. वो learning curve जो है वो drop होती है, और आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं where you basically are able to solve your full exam within time. I hope this video helps. I'll see you guys in next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.